हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है और मैं आपका स्वागत करता हूं यूटिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 21 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 21 विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हम लोग राइट टू फ्रीडम वाले सेक्शन में एंटर कर चुके थे और उसमें 2 आर्टिकल इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट टू फ्रीडम वाले सेक्शन में कितने आर्टिकल है? यू डू हैव 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। ऑल्दो सम अकेडमिशियन कंसीडर कि 5 आर्टिकल्स हैं। 21A को, जो कि एक्सटेंशन है आर्टिकल 21 का ही, उसको एक सेपरेट आर्टिकल मान लिया जाता है। सो अगर उस कैटेगरी में, अगर उस कैटेगराइजेशन से मैं बोलूं तो आर्टिकल 21A को सेपरेट आर्टिकल मानते हुए देयर वुड बी 5 आर्टिकल, बट देन फ्रॉम माय कंसीडरेशन, फ्रॉम माय ओपिनियन, 21A इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ 20 एंड दैट्स व्हाई आई से कि राइट टू लाइफ में आपके 4 आर्टिकल हैं, ठीक है। बट एनीवे, उस क्लासिफिकेशन के डीप में हमें नहीं जाना, हमें पीएचडी नहीं करना, हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आर्टिकल 21 आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो आर्टिकल 21 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट दिस कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट रिगार्डिंग आर्टिकल 21 एंड देन हम लोग इसका मीनिंग निकालेंगे। सो इट रीड्स हियर इन ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसको पार्ट्स में तोड़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 21 एक्चुअली, हेडिंग तो हम लोग समझ गए कि इट इज टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड 2 कंपोनेंट है, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, है ना। हेडिंग समझ गए हैं, बट इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है दैट इज नो पर्सन। नो पर्सन का मतलब क्या है? दिस राइट इज अवेलेबल टू। डू यू रिमेंबर, जो हम लोग टेबल लेके चल रहे हैं, उस टेबल को अपडेट करने का फिर से टाइम आ गया। ये टेबल हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो दिस राइट is available to or applicable to all, right, citizens as well as foreigners, because here it is talking about no person, right? And then this right is available against whom? So this right is available against the state and not the private इंडिविजुअल, ठीक है। सो ये एक क्लैरिटी हो गई इसके पहले वर्ड से, दैट इज नो पर्सन। नाउ आगे बढ़ते हैं। No person shall be deprived of his life, okay, life and personal liberty. So second, first and second, except, so पहली लाइन है आपकी, no person shall be deprived of his life and personal liberty, so that is going to be the fundamental right, ठीक है, 21 के अंदर। But then जैसा कि मैंने बताया कि हर फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। सो रेस्ट्रिक्शन ये एक्सेप्ट के बाद शुरू हो रहा है। रेस्ट्रिक्शन क्या कह रहा है? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर the legislature that is parliament, if it is coming with any kind of law, then by that law your life or personal liberty can be taken away। अब ये क्या बात हुई भाई, है ना। एक तरफ तो आप फंडामेंटल राइट दे रहे हो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट कैन टेक अवे दिस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय। प्रोसीजर अगर बना देती है लॉ के थ्रू पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट विल हैव पावर कि आपकी राइट एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो कर्टेल कर सकती है। बट लेट मी टेल यू कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये वर्ड आप रेड में पढ़ रहे हो, ये काफी नैरो इंटरप्रिटेशन है। ऑल्दो हेडिंग आज भी चेंज नहीं की गई है आर्टिकल 21 की, बट जब आर्टिकल 21 में हम लोग डीपर इस सेक्शन में, वीडियो में जब आगे जाएंगे, तो लेट मी टेल यू कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जो स्पिरिट है कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। आज के डेट में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का हम लोग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते। व्हाट वी आर फॉलोइंग इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। Now what is this difference between due process of law and the procedure of established by law? आर्टिकल 21 का कैसे इवोल्यूशन हुआ है ये समझने से पहले, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि what is this procedure established by law and what is this due process of law, because इन दोनों टर्मिनोलॉजीज के बिना समझे हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली कुछ केसेज, कुछ लैंडमार्क केसेज जो आर्टिकल 21 के रिलेशन में रहे हैं, ऑल्दो देयर हैज बीन मेनी केसेस आर्टिकल 21 का, जो कि इनिशियली सिर्फ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो राइट टू लाइफ में क्या क्या आ सकता है? वेदर राइट टू इंटरनेट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, और राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, और मेनी काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, वेदर दीज राइट्स आर पार्ट ऑफ एक राइट टू लाइफ। अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो जिंदगी जीने के लिए क्या क्या जरूरत है, तो इसका दायरा
दायरा जो है आफ्टर 1950 अभी आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट से, हाई कोर्ट में जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन से इसका दायरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का काफी बढ़ गया है। लेकिन उन चीजों को अगर समझना है तो आपको सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को समझना होगा। सो देखो ये दो डिक्टम्स हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। डिक्टम्स जिसके थ्रू, जिसका यूज करके, सी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अगेन एक जुडिशियल डिक्टम था जो कि जुडिशरी यूज कर रही थी प्री 1978 के एज में। एक मेनका गांधी का केस होने हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनका गांधी का केस जो 1978 में आया, सो 1978 से पहले जुडिशरी जो फॉलो कर रही थी कॉन्सेप्ट दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, राइट टू लाइफ का इंटरप्रिटेशन या फंडामेंटल राइट का इंटरप्रिटेशन करने के लिए। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है? प्रोसीजर established by law ये कहता है, just go for the literal meaning, procedure established by law means इसका लेजिस्लेटिव डोमेन का या पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर्स का क्या काम है? लॉ बनाना। सो अगर लॉ बना के फंडामेंटल राइट्स अगर लेजिस्लेचर लेना चाहे या फिर कर्टेल करना चाहे, प्रोसीजर एक एस्टेब्लिश कर देते, भाई इस प्रोसीजर से आपको जेल हो सकती, इस प्रोसीजर से आपकी लाइफ ली जा सकती, इस प्रोसीजर मींस बस एक लॉ लाते हैं और उसमें प्रोसीजर सब्सक्राइब कर देते हैं। तो जुडिशरी जो है वो प्रोसीजर के डिटेल्स में नहीं जाएगी, वो जस्ट देखेगी कि लॉ ठीक है, पार्लियामेंट ने वेदर पार्लियामेंट has passed a law or not, and if parliament has passed a law then judiciary के लिए ये ओके है कि उस लॉ से मींस पार्लियामेंट उस लॉ के थ्रू पर्सनल लिबर्टी और लाइफ ले सकती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसीजर और जस्ट एक प्रोसीजर होना चाहिए। सो दैट इज द पॉइंट। अब वहां देखोगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जब डिक्टम 1978 से पहले फॉलो हो रहा था तो स्कोप ऑफ जुडिशियल मैन्यूवरिंग, जुडिशरी जो है ज्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारती थी। जुडिशरी जस्ट देखती थी कि भाई जो काम किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन किया जा रहा है या स्टेट की कोई एंटिटी लेने की कोशिश कर रही है, इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रही है, वेदर दैट इज मेंशन्ड समवेयर दैट इन्फ्रिंजमेंट और दैट वायलेशन, ठीक है, वो किसी लॉ में मेंशन है या नहीं। अगर लॉ में मेंशन्ड है तो जुडिशरी अपने पांव पीछे खींचती थी और बोलती थी हाँ भाई लॉ के थ्रू आपका फंडामेंटल राइट लिया जा रहा है, वी डोंट हैव एनी इशू एट ऑल। सो दैट वाज द एम्फेसिस कि भाई नहीं, लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग, एज लॉन्ग एज they are violating any of the they are taking away or they are curtailing any of the fundamental right by bringing a law, we are very much okay with that, right? So that was being followed until 1971. If law demands deprive a person of his life and personal liberty can be done, but प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इस डिक्टम, ये डिक्टम 1978 में क्यों वायलेट हुआ या 1978 बिकॉज जुडिशरी भी अपने आप को इवॉल्व कर रही थी। अगर लेजिस्लेचर के आप विजडम में हमेशा बिलीव करते रहोगे तो लेजिस्लेचर अल्टीमेटली है क्या? लेजिस्लेचर आज के डेट में क्या है? न्यूमेरिकल मेजोरिटी है लोकसभा में, करंट डिस्पेंसेशन की, राज्यसभा में भी नंबर मैनेज हो जाते हैं, राइट? सो वो कोई भी लॉ ला सकती है और पर्सनल लिबर्टी और फंडामेंटल राइट्स के साथ खेल सकती है। तो हमेशा आप लेजिस्लेचर्स की विजडम में बिलीव नहीं कर सकते। That has been, although they are also elected leaders, right? डेमोक्रेसी में इलेक्शन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्व है, बट स्टिल जुडिशरी जो कि एक न्यूट्रल बॉडी समझी जाती है, उसे एक्सपेक्ट किया जाता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन उनसे न्यूट्रलिटी की जाती है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई लेजिस्लेचर जब भी या एग्जीक्यूटिव, चलो एग्जीक्यूटिव तो हमेशा रूड होती है, एग्जीक्यूटिव हमेशा बायस्ड एक्शन लेगी, बट लेजिस्लेचर से भी बचाने की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से या फिर जुडिशरी से की जाती है, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर हमेशा ही वाइज होती, इतने वाइज फैसले लेती, तो आज फार्म लॉ के जो अपोजिशन, कंटिन्यूअस अपोजिशन हो रहा है, तो उस तरह का अपोजिशन फार्म लॉ पे या एनआरसी सीएए पे जो हुआ वो सब चीज़ें नहीं होती। फाइनली 1971 में देखोगे कि जुडिशरी एक दूसरा मैकेनिज्म या दूसरा डिक्टम इवॉल्व करती है, एक्चुअली इवॉल्व नहीं करती, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ आती है, जो कि यूएस का कॉन्सेप्ट है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या कहा जाता है? नहीं ठीक है, आपने प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर लिया एक लॉ के थ्रू, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि लॉ के थ्रू आप लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले रहे हो या नहीं, हम लोग ये भी देखेंगे कि वेदर दैट लॉ इज जस्ट, जो आप लॉ लाए हो टू वायलेट और टू इन्फ्रिंज दैट फंडामेंटल राइट, वेदर दैट लॉ इज फेयर और जस्ट,
है कि नहीं है, क्या वो लॉ आर्बिट्रेरी है, सिर्फ न्यूमेरिकल, उसके पीछे का लॉ लाने के पीछे का इंटेंट क्या है, क्या इंटेंट वो प्योर है या नहीं। सो ऑन ऑल दीज पैरामीटर विल बी जजिंग द लॉ एज वेल। वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, वो अनजस्ट नहीं होना चाहिए, वो अनफेयर नहीं होना चाहिए। मीन्स ड्यू प्रोसेस उस लॉ को पास करने में आपने फॉलो किया है या नहीं, वो हम देखेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। और 1978 के बाद फंडामेंटल राइट्स का जो भी इंटरप्रिटेशन हुआ है या फिर डिफरेंट लॉ जो कि पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर्स ने पास किए हैं, उनका जो इंटरप्रिटेशन हुआ है राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी के रिगार्ड्स में, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए किया है। आफ्टर 1971 जुडिशरी ने किया है, ठीक है। सो आफ्टर 1978, सो सबसे पहले ये केसेस, अब इसके बाद ये केसेस देख लेते हैं कि केसेस इंपॉर्टेंट क्या थे राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में। सो यू हैड वेरी इनफेमस दिस ए.के. गोपालन और फेमस ए.के. गोपालन केस इन 1959। ए.के. गोपालन ही वाज अ कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम द केरला और उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन कर लिया गया था। तो इन्होंने राइट टू लाइफ, ऑल्दो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इस ए.के. गोपालन केस में। ए.के. गोपालन केस में आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को साइट करते हुए अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन को ए.के. गोपालन ने इलीगल बताया था, बट देन वहां काफी नैरो इंटरप्रिटेशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जुडिशरी लेने जा रही है। और उसमें बोलेगी जुडिशरी कि भाई जो पर्सनल ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है दैट इज लिमिटेड ओनली टू द बॉडीली इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर आप बॉडीली अगर इंडिपेंडेंट हो तो आपकी पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो सुरक्षित है, उससे ज्यादा हम। और दूसरा क्या करती है कि प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो दूसरा पॉइंट बोलती है कि हम जो ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसे, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी में सिर्फ ये देखेंगे कि वेदर एग्जीक्यूटिव इज टेकिंग अवे दैट पर्सनल लिबर्टी एंड योर लाइफ, या फिर लेजिस्लेचर ले रही है। अगर एग्जीक्यूटिव ले रही है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द डे इज टेकिंग अवे योर पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, देन वी विल कम टू योर रेस्क्यू। बट अगर लेजिस्लेचर अगर ले रही है, मीन्स लेजिस्लेचर इज दैट इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कलेक्टिवली आ रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं और वो लॉ बना के अगर ये इसको कर्टेल कर रहे हैं, दैट इज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, देन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाला जो डिक्टम है वो फॉलो करेंगे। अल्टीमेटली जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है कि यू आर थ्रोइंग अवे एज ए जुडिशियल बॉडी, यू आर थ्रोइंग अवे फंडामेंटल राइट्स एट द मर्सी ऑफ लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, राइट। अगर व्हाट इज दिस थ्रोइंग फंडामेंटल राइट्स एट द मर्सी ऑफ लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, सो दिस इज नथिंग कि अगर उस डे पर्टिकुलर डे पे या फिर पर्टिकुलर टाइम पे अगर करंट डिस्पेंसेशन के पास न्यूमेरिकल मेजोरिटी है, लेजिस्लेटिव मेजोरिटी है, सो पार्लियामेंट में जाके वो ऐसा कुछ लॉ पास करवा सकता है एंड पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ जो है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कुड बी टेकन अवे, राइट। सो दिस इज सम इंटरप्रिटेशन जो कि प्री 1978 के एरा में चलता है। फाइनली आप देखोगे कि पोस्ट 1978 में मेनका गांधी केस, सो दिस वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशरी अंटिल 90। ए.के. गोपालन केस 1950 में था और ये इंटरप्रिटेशन 1978 तक चलता है। 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां मेनका गांधी अब्रॉड ट्रेवल करना चाहती थी, बट जनता गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कुछ रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस को साइड कर, ऑल्दो मींस रीजन दे साइटेड इन द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट पॉलिटिकल, बट अल्टीमेटली जो रीजंस उनके एक्चुअल रीजंस थे, जेन्युइन रीजंस थे, वो पॉलिटिकल रीजंस थे। मेनका गांधी जाके फॉरेन में कुछ स्पीचेस देने वाली थी अगेंस्ट द, इट वाज स्पीचेस देने वाली थी या नहीं ये तो पता नहीं, बट फाइनली जनता गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि शी इज गोइंग टू डिफेम अस, ठीक है, वो मलाइन करने जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे का इमेज। सो पॉलिटिकल रीजंस था, बट उन्होंने फाइनली कुछ ऐसे रीजंस निकाले और उनका पासपोर्ट जो है वो कॉन्फिस्केट कर दिया कि भाई यू कैन नॉट ट्रेवल अब्रॉड। अब ए.के. गोपालन केस का अगर इंटरप्रिटेशन और लॉ ला के रादर राइट साइड करते हुए, बट इस केस में यहां जो नैरो इंटरप्रिटेशन की गई थी ए.के. गोपालन केस में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले एस्पेक्ट की, ठीक है, यहां काफी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन मेनका गांधी वाले केस में ब्रॉड इंटरप्रिटेशन पर्सनल लिबर्टी की जाने वाली है। और पर्सनल लिबर्टी के बारे में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि this right to life is not about mere
एनिमल एग्जिस्टेंस बट इट इज राइट टू लिव विद अ डिग्निटी एज वेल, राइट। सो दिस इज समथिंग जो कि काफी हार्ड स्टेटमेंट था, काफी लिबरल स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन करती है। और इसके बाद आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाला जो हम लोग डिक्टम फॉलो कर रहे थे उसको हम डस्टबिन में थ्रो कर रहे हैं। नाउ वी आर कमिंग up with this positively loaded, value loaded concept that is due process of law। इसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट डिक्लेयर करती है कि अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को हम लोग डस्टबिन में थ्रो कर रहे हैं और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करने जा रहे हैं। अब सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि आप लोग लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो ले रहे हो वो लॉ पास करके, मींस दिस स्टेटमेंट इज बीइंग मेड टू द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर कि भाई लॉ पास करके आप पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ले रहे हो या नहीं, बट हम लोग लॉ के इंटेंट में भी जाएंगे। हम लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि लॉ पास करते वक्त फेयर, व्हाट वाज योर इंटेंट, फेयर लॉ है या नहीं, जस्ट है या नहीं, आर्बिट्रेरी तो नहीं है। तो इन सभी पहलुओं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तभी वो लॉ उस टेस्ट को पास करेगा। सो यहाँ काफ़ी ब्रॉड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का काफ़ी ब्रॉड व्यू जो है, जब कहा कि राइट टू लाइफ इज नॉट ओनली मियरली अबाउट एनिमल एग्जिस्टेंस, तो काफ़ी ब्रॉड व्यू लिया। अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के इस इंटरप्रिटेशन के बाद आप देखोगे कि आफ्टर 1978 सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अलग अलग केसेस में किया गया है और अलग अलग केसेस में राइट टू लाइफ का अलग अलग, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, जो पुलिस पुराने ज़माने में आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि हैंड कफ लेके मुजरिम्स को, आज भी कई मतलब वहाँ रूरल इलाके में जाओगे या फिर ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि मेट्रो से डिसकनेक्टेड है, वहाँ भी आप लोग देखते हो, बट दैट इज़ इलीगल। यू कैन नॉट हैंड कफ इवन अ कन्विक्ट, राइट, अगेंस्ट द डिलेड एग्जीक्यूशन। फांसी अगर होने वाली है और ये नहीं कि 13 साल तक मर्सी पिटिशन पेंडिंग है या 14 साल बाद आप फांसी दे रहे हो, 15 साल बाद फांसी दे रहे हो। So right against delayed execution, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, right to education. So this has been, again ये लिस्ट बहुत लंबी है। जब भी आर्टिकल 21 के अंदर अभी राइट टू इंटरनेट के ऊपर आपका डिस्कशन चल रहा है, तो जब भी इस तरह की लिबरल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है, जिस भी ईयर में करेगी, मेक श्योर कि आर्टिकल 21 को आप लोग सही से पढ़ो। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इस लिस्ट को आप लोग वीडियो पॉज करके, पीडीएफ आप लोगों को इसका मिल जाएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग इस लिस्ट को सही से पढ़ लेना, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन, इवन राइट टू बेसिक थिंग्स लाइक राइट टू गुड एयर, क्लीन एयर ऑल्सो हैज बिकम टुडे पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है। सो राइट टू लाइफ का एक्सपेंशन या एम्बिट आज के डेट में और पर्सनल लिबर्टी का एम्बिट काफ़ी बढ़ गया है। जैसा कि मैंने बताया, जिस ईयर भी किसी पर्टिकुलर, क्योंकि हम लोग एज अ सोसाइटी हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, जुडिशरी भी अपने आप को इवॉल्व कर रही है, लेजिस्लेचर्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो डिफरेंट थिंग्स जो कि पहले राइट टू लाइफ का पार्ट नहीं मानी जाती थी बिकॉज सोसाइटल वैल्यूज आर चेंजिंग, आज वो चीज़ें हो सकता है जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन में राइट टू लाइफ का पार्ट माना जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी वाइड रेजिंग अगर डिस्कशन होती है, न्यूज़पेपर्स में, एडिटोरियल में आता है, तो मेक श्योर उसको सही से आप लोग प्रिपेयर करो, क्योंकि देयर इज पॉसिबिलिटी कि इस तरह के सवाल आपके मीन्स में पूछे जा सकते हैं। प्री में भी 21 का, आर्टिकल 21 का या राइट टू फ्रीडम सेक्शन से 21 बिलोंग करता है, तो प्री में भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। उसके स्टैटिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो एंड देन उस करंट वाले डायनेमिक एस्पेक्ट को भी प्रिपेयर करो और मेक श्योर कि मेंस में तो इस तरह के सवाल फिर GS2 में आपके पूछे ही जाएंगे। सो विद दिस आई एम रैपिंग अप आर्टिकल 21. नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन आर्टिकल 22. सो अंटिल वी कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय.